साउंड टेक 7 एक्शन। कर रहा हूं सुरेंद्र भाई, जरा बताइए ये आपने अचानक 4% आरक्षण मुसलमानों को क्यों दिया है? और डीके शिव कुमार जब कह रहे हैं संविधान बदल रहा होगा, क्या मतलब है उनका? मानक भाई, आप सब कुछ जानते हैं और उसके बाद भी जो है, चूंकि ये सारी चीजें आपको करनी है, कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, जो आपने तो खैर काफी कुछ बता ही दिया था भाई। दो चीजें बड़ी साफ हैं। जब सितंबर 1994 में शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी को 5 वर्ग में बांटा गया, ए, 2A, 2B, 3A और 3B, जिसमें 2A में पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमान जातियों को शामिल किया, जो कई जगहों पर शामिल है, बिहार में भी शामिल है, इवन अभी मैं बताता हूं आपको कि और कहां भी शामिल है, आपको आश्चर्य होगा। अब सीएम येदियुरप्पा भी भाजपा के थे, इन्होंने नहीं हटाया इस चीज को, देवगौड़ा ने नहीं हटाया, एसडी कुमारस्वामी ने नहीं हटाया, बोम्मई साहब ने नहीं हटाया, शेट्टार साहब ने नहीं, सारे मुख्यमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी थे, इन्होंने नहीं हटाया। आज अगर हमने इस आधार पर 4% जो आरक्षण है उस वर्ग को भी दे दिया जिसमें मुसलमानों की कुछ जातियां सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर शामिल है, जो कई जगह पर भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, बिहार में भी हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने भी कई मुसलमान जातियों को स्टेट लिस्ट में, ओबीसी में शामिल कराया था आरक्षण के लिए, और उसके बाद उन्होंने अटल जी से कहकर के सेंट्रल लिस्ट में भी करवाया था। तो ये हमारा कोई वो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण जो ठेकेदारी में है, 4% में मुसलमान भी लेंगे, मुसलमान भी 4% में अल्पसंख्यकों में लेंगे, जिसमें जैन भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, सिख भी होंगे, बाकी सब लोग भी होंगे। तो अब 96% तो हिंदुओं के लिए आरक्षण हो गया ना, आप बताइए हमको। तो इस तरीके की जो थेथराई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो कर किस लिए रही? कर इसलिए रही है कि मुख्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। आज की डेट में यू आर राइट ब्रो। हमसे ज्यादा सवाल अगर आपको किरण रिजिजू को करने हैं, जेपी नड्डा साहब को करने हैं, तो एक बार नरेंद्र मोदी जी से कर लें कि काहे भाई जब गुजरात में आप मुख्यमंत्री थे तो काहे डाले थे ओबीसी की लिस्ट में मुसलमान जातियों को? हटा दो। काहे अटल जी से कहे थे कि सेंट्रल लिस्ट में जो है मुसलमान जातियों को डालिए? हटा दो। तो जो काम मोदी जी करें तो बढ़िया, और नहीं करें, अगर क्या नाम हम लोग उसी चीज को बात करें, तो हम क्या, हम संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान भाजपा वाले बदलना चाहते हैं, 400 सीटें भाजपा वाले ला करके देश को, संविधान को तहस नहस करना चाहते, ध्वस्त करना चाहते थे, बदलना चाहते थे, जिसको हमारे देश की सम्मानित जनता ने, जिसमें मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता का नाम लूंगा और महाराष्ट्र की जनता का नाम लूंगा, उन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया उनके उन मंसूबों। ठीक है, ओके। जी सुरेंद्र राजपूत, थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए, ये जो 2B कैटेगरी है, क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या खास तौर पर मुसलमान ही इसमें है क्या 2B कैटेगरी में, जिनके लिए 4% आरक्षण किया गया? और क्या सिर्फ ये सारे मुसलमानों को मिलेगा या उनकी पिछड़ी जातियों को मिल रहा है? पहली चीज तो मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो लोग भी इसको धर्म के आधार पर आरक्षण कह रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। वो ऐसे देशद्रोही हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ बेरोजगार लोग शामिल हैं, और पूरी तरीके से शामिल हैं। इनके मंत्री, संतरी और क्या नाम, इनके जोशी जी या फलाने जी, प्रेम भाई को तो वही कहा जाए, क्या नाम, वही बोल रहे हैं जो इनको कहा जाता है। ये भी असलियत में सच ये भी जानते हैं कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण ना दुनिया में कोई, मतलब हिंदुस्तान में कोई था, ना है, ना कोई होगा, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का वही नहीं। सामाजिक पिछड़ेपन के हिसाब से ओबीसी की कैटेगरी में जो मुसलमानों की जातियां शामिल हैं, उनको यह आरक्षण दिया जाएगा। धर्म के आधार पर कोई सी आरक्षण का ना तो प्रावधान था, ना है, ना रहेगा। धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान तो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, मनुस्मृति लागू करके। मनुस्मृति की जो चीजें हैं वो लागू करके, संविधान को तोड़ के, मरोड़ के, खत्म करके, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति के आधार पर सारे वर्गों को, जो हिंदुओं में उच्च वर्ग हैं, उसको लेकर के। जी हाँ, मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश की राजनीति आज जिस मोड़ पर आ गई है, वहां पर मुसलमानों में भी पिछड़े उनके वर्गों के लिए आवाज उठाना राजनीतिक तौर पर
घातक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाता है क्या? लोग बोलने से पहले भी सोचते हैं 10 बार कि हमें एकदम मुस्लिम पार्टी करार दे दिया जाएगा। अरे भाई ऐसा है ना, ये काम अगर मोदी जी करें तो वाह 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 क्या बात है, दुनिया में सबसे बड़ी बात कह दी। ये बात येदियुरप्पा जी करे तो वाह 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 बिल्कुल सब हो गया। ये इमोशनल डैमेज बात अगर कांग्रेस, भाई मोदी जो बात हम कर रहे हैं वो गुजरात में मोदी जी कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार भाजपा की सरकार कर रही है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार कर रही है, और जगहों पे तमाम जगहों पे ये चीजें लागू हैं। आप काहे को, मैंने फिर से आपसे कहा कि ये धर्म के आधार पर नहीं, मुसलमान मत कहिए आप। अगर आप मुसलमान कह रहे हैं इस बात को, मुसलमान के कुछ जो वर्ग है जो पिछड़े हैं, जिनको ओबीसी ठीक है, ओके, ऑलराइट, संविधान के ठीक है, ओके, मैं समझ गया, आप समझिए। और कहते हैं ना, सुन लीजिए सर, कहते हैं ना कि रिश्तों के दलदल से हम कैसे निकलेंगे, और हर साजिश के पीछे भाजपा वाले निकलेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी वाली भाजपा है, ये खुद करते हैं। और मैं फिर से कहता हूं कि धर्म के आधार पर नहीं है, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। रुकिए सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड रुकिएगा, नहीं ठीक है, अब रुकिएगा, अब एक सेकंड जी। मैं फिर से कहता हूं, एक बात जान लीजिए, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। इनके यहाँ पर मसला मैं आपको बता दूं, बहुत साफ सी बात है। अरे भाई ये मानक भाई क्या आप चला रहे हैं? एक करके, ठीक है, प्रेम शुक्ला का सवाल क्लियर है। सुरेंद्र राजपूत, मैं भी वही पूछ रहा था, टू बी लिस्ट में क्या सारे मुस्लिम आते हैं या मुसलमानों की पिछड़ी जातियां आती हैं? बोलिए। बिल्कुल नहीं आते हैं। जो सामाजिक रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण में जिनको वो पिछड़ा मानते हैं, वो जातियां आती हैं, ठीक है। वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हर जगह की जातियां अलग अलग हैं, और गुजरात में भी आती हैं। जब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछो ना, आप हमसे काहे पूछ रहे हो? नीतीश कुमार से सवाल पूछो, हमसे काहे पूछ रहे हो? योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछो। अब ये कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस वहां फेल हो गया। हमने प्रिविलेज मोशन, जयराम रमेश जी ने दे दिया है इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन, झूठ बोलने के लिए। और झूठ अगर ये बोलेंगे तो इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन होगा। राजपूत तो एक काम करिए भाई, आप में सच है सुरेंद्र भाई, तो काम करिए फिर, तो फिर जरा मत समझाइए। अगर वाकई पहले की तरह, प्रेम भाई एक सेकंड रुकिए, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, सुरेंद्र भाई तो फिर समझाइए, डीके शिव कुमार को ये कहने की जरूरत क्या पड़ी फिर कि लोग कोर्ट जाएंगे और फिर क्या बहुत सारे ऐतिहासिक कोर्ट के फैसले आते हैं, उनसे संविधान बदलेगा। अगर पहले ही ओबीसी के तहत दिया होता तो कोई कोर्ट कैसे जा सकता है? वो तो चल रहा है सब जगह ऑलरेडी। मैं आपको वो भी बता देखिए, ऐसा था पहले 2A कैटेगरी को, पहली चीज तो ये आरक्षण कोई नौकरियों में नहीं है, ठेकेदारी में काम के आधार पर आरक्षण। जैसे उत्तर प्रदेश में भी निषादों को गंगा मैया के किनारे चाहे रेत का ठेका हो और चाहे मछली पकड़ने का ठेका हो, निषादों को दिया जाता है प्राथमिकता। कुम्हारों को गांव के तालाब का दिया जाता है। ये पहले से काम के आधार पर होता है। तो ठेकेदारी में सरकार का विशेष क्या नाम वो है, उसके तरीके में उन्होंने ठेके में 4% आरक्षण उन मुस्लिम जातियों को देने का प्रावधान जो पहले 2A में नहीं था, वो 2A को भी दे दिया। पहले ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अन्य को था, जैसे दलितों को था 15%, जैसे आपने बताया, जैसे ओबीसी को था 25%, जैसे आपने बताया। ऐसे ही उन्होंने 2B में नहीं था, 2B को भी उसमें शामिल कर दिया। बात सिर्फ इतनी सी, वो भी ठेकेदारी में कर दिया। तो है क्या कि इस चीज को लेकर के ये लोग आरक्षण के उस पे क्या नाम देश को भ्रमित करना चाहते हैं, चूंकि संविधान को बदलना चाहते हैं ये लोग देश में। प्रेम शुक्ला की बारी है, प्रेम शुक्ला बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं, डिबेट को खोलूंगा। प्रेम शुक्ला बोलिए। और ये अफवाहबाज लोग हैं, ये अफवाहें पैदा करके काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, प्रेम शुक्ला। सुनील साजन, शुभ्रस्ता ने बहुत इंटरेस्टिंग एंगल दिया इस डिबेट को। शुभ्रस्ता कह रही है भैया आप अगर मुसलमानों को दे रहे हैं आरक्षण तो इसकी चर्चा होनी चाहिए कि किससे छीन के दे रहे हैं मुसलमानों को, क्योंकि आप तो पिछड़ों के वर्ग में पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं। सुनील साजन बोलिए। हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं मानक जी, और सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने सबको सुना है, इसमें 2-3 बातें निकल के आई हैं। एक तो आपने भी कहा कि जब तक डेटा नहीं है तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। दूसरी बात मानक जी, ये अभी दुर्भाग्य है इस देश का
कि जैसे ही आरक्षण का नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कुछ और आत्माएं बिल्कुल भटकने लगती, लगता है कि उनसे कुछ छीना जा रहा है। अरे भाई, आपसे नहीं छीना जा रहा आरक्षण। बाबा साहब ने अगर संविधान में को दिया है तो उन जातियों को, उन वर्गों को आरक्षण मिल रहा है जो हजारों सालों से शोषित, पीड़ित, वंचित रही हैं। अगर मैं इतिहास में चला जाऊंगा कि उनका शोषण कौन कर रहा था, तो कई लोगों की मिर्चियां लग जाएंगी। हम उस पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं, सभी जातियों का, सभी धर्मों का। इस डिबेट में यह भी आया कि धर्म, जाति। मानक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, यह धर्म से ज्यादा जातियों का देश है भारत, और हमको जातियों पर बहस करने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सच यह है कि पैनलिस्टों में बैठे जब सब पर आप बात करेंगे तो अंततः सब जाति पर टिक जाएंगे कि आप गुप्ता हैं, वो यादव हैं, वो राजपूत हैं, वो ब्राह्मण हैं। तो हम इस पर नहीं जाना चाहते। सवाल यह है कि कर्नाटक, सवाल यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने 4% मुस्लिमों को आरक्षण दिया। मैं आ रहा हूं उसी पर। हाँ, तो बताइए जरा कि अगर बाकी हिंदुओं के पिछली जातियों से छीन के दिया तो सही है क्या? नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं गुजरात में मोदी जी ने दिया, या उत्तर प्रदेश में योगी जी दे रहे हैं, या नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, या महाराष्ट्र में कौन दे, या कर्नाटक में कौन दे रहा। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल यह, हल इसका क्या है? अगर आप डिबेट लेकर के आए तो इसका हल क्या है? हाँ। हल यह है कि जाति जनगणना हो जाए, किसकी सही पकड़े हैं, कितनी संख्या है, कौन आर्थिक रूप से कमजोर है, कौन सामाजिक रूप से कमजोर है, कौन शैक्षिक रूप से कमजोर है, और कौन धार्मिक रूप से कमजोर है। सब कुछ आ जाएगा। तो इन महान भावों, महान आत्माओं से कहिए कि जाति जनगणना पर एक हो जाए, और जब जाति जनगणना हो जाएगी तो जो बात सुभाषता जी कह रही थी, किसका हक छीना जा रहा है? इतने दिनों से आरक्षण लागू होने के बावजूद दिल्ली में जब एक रिपोर्ट मांगी गई कि केंद्रीय सचिव जो हैं वो किस जाति के कितने लोग हैं, तो 100 में पीडीए के 4 या 6 लोग निकले। तो खोल रहा हूं, वारिस पठान आपके पास आ रहा हूं। आप तो रोजे से भी हैं वारिस पठान, आपको जाना भी होगा। वारिस पठान, ये अब से पहले जब बुलडोजर चलता था दंगाइयों के यहां, खूब बवाल होता था देश में। अचानक आज क्या हुआ? आज शोर नहीं हो रहा है। नागपुर दंगों के आरोपी, मुख्य आरोपी फहीम के यहां बुलडोजर चल गया 24 घंटे में। आप आवाज उठा रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। क्या वजह है? देखिए, जस्टिस उज्जवल भुयान की जुबानी के अंदर अगर आप माने मानक भाई, तो आज जो बुलडोजर चला, ये बुलडोजर संविधान के ऊपर चला है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया है कि बुलडोजर जस्टिस जो है वो ऐसा है कि ऐसा संविधान के ऊपर आपने बुलडोजर चला दिया, बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके पहले नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के ऊपर रोक लगाई और कड़क टिप्पणी की कि बुलडोजर जस्टिस जो है ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। यदि अगर आपको लगता भी है कि ये आरोप इसके ऊपर सिद्ध हो, तभी भी आप उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते, क्योंकि आप बुलडोजर चला के सिर्फ एक इंसान को तकलीफ नहीं देते, उसके पूरे परिवार को आप पनिश कर रहे हो। जहां यू आर राइट ब्रो तक सुप्रीम कोर्ट ने जाकर का उसके बावजूद संविधान को नहीं मानना, कानून को नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना, ये तमाम चीज बीजेपी मास्टर हो गई। और जहां उनके राज्य है, आज देखिए महाराष्ट्र के अंदर जाकर नागपुर के अंदर एक बुलडोजर चढ़ गया। और फहीम का अगर देखिए इल्लीगल अतिक्रमण है, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करिए, उनको नोटिस दीजिए, वो जवाब देंगे। उसके बाद आपको लगता है कि लीगल है, आप जाके तोड़ सकते हो कानून को, लेकिन मानना जरूरी है। पर देखा क्या जा रहा है मानक भाई, कोई कानून की परवाह नहीं कर रहा, सब मनमानी कर रहे हैं, जो देश के लिए, हम तो सुन रहे हैं, संविधान के लिए, हम तो सुन रहे हैं वारिस पठान, सबसे फहीम के घर का नक्शा ही पास नहीं था, पूरी तरह से गैर कानूनी निर्माण था, इसीलिए गिरा दिया गया। ठीक है, अभी पता चला इनको, इतने बरसों से पता नहीं था। अगर गैर कानूनी था, इलीगल था, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, पहला उसको एक नोटिस दी जाती, वो नोटिस का उसका वकील रिप्लाई फाइल करता, रिप्लाई के बाद आर्ग्यूमेंट होता, आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट अगर इस नतीजे पर पहुंचती कि गैर कानूनी है, नक्शा पास नहीं था, तो उसको ऑर्डर दे के अगर तोड़ते तो हम मानते कि बिल्कुल कायदे कानून का पालन हुआ, रूल ऑफ लॉ फॉलो किया। लेकिन ये मनमानी करके, तानाशाही करके, कहीं पर भी किसी के भी घर पे जाके बुलडोजर चला दो, उखाड़ दो, तो कहां से चलेगा? कितनी जगह इमोशनल डैमेज पे ऐसा हुआ है कि बुलडोजर आपने चला दिया, बाद में पता चला कि वो जो इंसान था बेकसूर निकला।
अब कौन उसकी भरपाई करेगा? ऐसे आजकल बहुत से मसले आ रहे हैं राज्य के सामने, देश के सामने। जब इंसान को पहले कन्विक्ट कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि इन्वॉल्व है, उसके बाद पता चलता है बेचारा बेकसूर था, बेचारी बेकसूर थी, मगर उसके लिए कोई माफीनामा नहीं है हमारे देश में। कोई माफीनामा नहीं देता वहां पर आकर। कोई बुलडोजर वाला ये नहीं बोलता कि वापिस तुमको घर बना के दे देंगे। तो ये तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।